आज सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का अध्ययन कराऊंगा। इसमें कुल धारा 31 एवं अध्याय 6 हैं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का जो उद्देश्य है, सरकार की पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ाना। अर्थात पारदर्शिता क्या है और जवाबदेही क्या है, इसको समझते हैं। पारदर्शिता एक उदाहरण के रूप में हम लेते हैं, जैसे एक कांच लेते हैं जिसमें पॉलिश ना किया हुआ है। कांच को यदि हम देखते हैं तो कांच से हम दोनों तरफ आसानी से देख सकते हैं, अर्थात कांच क्या है, पारदर्शी है। इसी प्रकार सरकार की जो योजनाएं हैं उनको हम उन योजनाओं में क्या क्या किया जा रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा किस क्षेत्र में खर्च हो रहा है, इस प्रकार की पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए आरटीआई एक्ट लाया गया। जवाबदेही क्या है, जवाबदेही को हम आसानी से देखें तो इस प्रकार की कोई सी पारदर्शी चीज़ें, जैसे हमने सूचना के माध्यम से, आरटीआई के माध्यम से सूचना मांगी। अब आरटीआई के माध्यम से हमने सूचना मांगी तो सरकार को जवाबदेही सुनिश्चित हो गई कि हमको अब सूचना देना ही होगी। इसी प्रकार यहाँ पर जवाबदेही और पारदर्शिता का अर्थ सुनिश्चित करता है। सर्वप्रथम स्वीडन ने 1776 में अपने देश के नागरिकों के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया। इसके बाद फ्रांस और कनाडा, फ्रांस ने 1978 में और कनाडा ने 1982 में अपने नागरिकों के लिए अधिकार दिया। भारत के नागरिकों के लिए, अर्थात भारत में इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यदि देखें तो सर्वप्रथम राजस्थान राज्य से प्रारंभ होती है। राजस्थान राज्य में MKKS मजदूर किसान शक्ति संगठन के माध्यम से अरुणा राय नेतृत्वकर्ता के द्वारा वहां पर एक आंदोलन होता है। आंदोलन क्यों हुआ? वहां की जो मजदूर वर्ग था, एक संस्था ने उनकी जो मानदेय थी वो देना बंद कर दिया था। इसके विरोध में एक आंदोलन अरुणा राय के नेतृत्व में हुआ। यहां से आरटीआई का उदय होता है। यहां पर एक प्रश्न बनता है, तो किस राज्य में आरटीआई से संबंधित प्रथम आंदोलन हुआ? राजस्थान राज्य में। आरटीआई की जनक कौन है? आरटीआई की जनक अरुणा राय को माना गया भारत में। अब यहां पर आंदोलन होता है तो संसद में इससे संबंधित बहस होने लगती है। संसद ये सुनिश्चित करती है कि एक कानून के रूप में एक बिल लाया जाए। एक बिल लाया जाता है और ये बिल विधेयक के रूप में 2002 लाया गया। इस विधेयक का नाम क्या रखा गया है? FIA यानी फ्रीडम इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। 2002 जो है पास होता है संसद में, और इस फ्रीडम इंफॉर्मेशन एक्ट को राष्ट्रपति जी 2003 में अपनी मंजूरी दे देते हैं। राष्ट्रपति जी इसको मंजूरी देते हैं, लेकिन यह विधेयक अधिनियम बन गया। राष्ट्रपति जी की मंजूरी के बाद भी ये लागू नहीं होता है। इसके बाद एक एक्ट फिर आता है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इसको लोकसभा में 11 मई को पारित कर दिया जाता है और राज्यसभा में अगले ही दिन 12 मई को पारित कर दिया जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति जी 15 जून 2005 को अपनी मंजूरी दे देते हैं, अर्थात हस्ताक्षर सहित अपनी मंजूरी दे देते हैं। अब यहां पर एक प्रश्न बनता है कि आरटीआई जो है वो अधिनियम, अर्थात आरटीआई विधेयक अधिनियमित कब हुआ? तो 15 जून 2005 को हुआ। जिस दिन राष्ट्रपति जी किसी विधेयक पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं, मंजूरी दे देते हैं, उस दिन वो विधेयक अधिनियम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यहां पर एक और प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति जी कौन थे, अर्थात
किस राष्ट्रपति जी ने आरटीआई एक्ट पर अपनी मंजूरी प्रदान की? तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपनी इस पर अनुमति प्रदान की थी। ये अधिनियम जो है 12 अक्टूबर 2005 को पारित कर दिया, 12 अक्टूबर 2005 को लागू कर दिया जाता है जम्मू कश्मीर को छोड़कर। इसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में भी ये अधिनियम लागू हो जाता है। अब हम इसको देखते हैं कि आरटीआई जो है अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A में एक कानूनी अधिकार के रूप में वर्णित है। आरटीआई के तहत केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग की स्थापना होती है। अब केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग की स्थापना क्यों की गई, इसके बारे में समझो। जब सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत हम कोई सी सूचना मांगते हैं और यह सूचना देने में संस्था असमर्थ होती है, तो इन दोनों आयोगों के में जाकर हम अपनी अपील दर्ज कर सकते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग में कब अपील दर्ज करेंगे? जब हम कोई प्रश्न केंद्र से संबंधित पूछते हैं, और राज्य सूचना आयोग में जब कोई प्रश्न राज्य से संबंधित पूछते हैं। अब यहां पर आ रहा है कौन सा? आरटीआई। अब आरटीआई जो है इसमें राइट टू इंफॉर्मेशन, इसमें सूचना एक शब्द आता है। सूचना का यहां पर 3 पॉइंटों में हम आसानी से समझेंगे। सूचना जनता मांगेगी, सूचना जनता मांगेगी। अब क्या मांगेगी? सूचना किससे मांगेगी? सूचना ना देना, अर्थात कब यह सूचना नहीं भी दी जा सकती, इसको भी देखो। जनता सूचना मांगेगी केवल भारतीय, कौन सी जनता मांगेगी? केवल भारतीय जनता मांगेगी। अब यह सूचना किससे मांगेगी? सरकारी उपक्रम, सरकारी संस्थाओं से, सरकारी विभागों से। सूचना कब नहीं दी जाएगी? जब कोई विदेश नीति से संबंधित प्रश्न पूछा जाए, जब कोई देश की एकता अखंडता से संबंधित प्रश्न पूछा जाए, कुछ ऐसी विशेष स्थिति जो आगे हम इसका अध्ययन करेंगे। CIC का गठन होता है और SCIC का, अर्थात स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन होता है। अब ये गठन जो होता है इन दोनों केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग का हम अगली जब संस्थाएं पढ़ेंगे उसमें हम अध्ययन करेंगे, लेकिन इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं। इसकी जो स्थापना होती है, केंद्रीय सूचना आयोग में सदस्यों की संख्या होती है 11, एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य सूचना आयुक्त। अब मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त की जो नियुक्ति होती है वो 3 सदस्यीय समिति के द्वारा राष्ट्रपति जी करते हैं। इस समिति में सदस्य कौन कौन से होते हैं? इस समिति में सदस्य जो हैं प्रधानमंत्री, इस समिति का अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, तीसरा सदस्य है प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कोई मंत्रिमंडल में से एक मंत्री। यही का यही स्ट्रक्चर समिति का राज्य सूचना आयोग में लागू होता है। अब राज्य सूचना आयोग में बशर्ते बस इतना है कि यहां पर मुख्यमंत्री है, यहां पर प्रधानमंत्री है, तो यहां पर मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री होगा, विधानसभा में विपक्ष का नेता होगा और साथ में मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त एक मंत्री होगा। अब इनके सदस्यों की जो कार्यकाल है, इनके सदस्यों का कार्यकाल है 5 वर्ष और 65 वर्ष की उम्र तक। यही का यही कार्यकाल राज्य सूचना आयोग में लागू होता है। अब एक और आती है बात कि राज्य सूचना आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग दोनों पर एक पॉइंट लागू होता है। जब अन्य सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त होता है तो इसका कार्यकाल, दोनों का कार्यकाल जोड़कर 5 वर्ष का से अधिक नहीं हो सकता। इसका अर्थ क्या है कि जब अन्य सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त बनता है
यदि ये अन्य सूचना आयुक्त ने अपने पद पर 2 वर्ष कार्य किया और यही अन्य सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर पहुंचता है तो इसको सिर्फ 3 वर्ष कार्य करना होगा। अब इसका कार्यकाल कितना रहेगा? केवल शेष 3 वर्ष। मतलब राज्य मुख्य सूचना आयुक्त जब यदि कोई अन्य सूचना आयुक्त बनेगा तो उसका दोनों पदों का कार्यकाल जोड़कर 5 वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकता। एक पद पर वो अपना 5 वर्ष तक रह सकता है, जैसे मुख्य सूचना आयुक्त 5 वर्ष तक रह सकता है, ऐसे ही अन्य सूचना आयुक्त अपने पद पर 5 वर्ष तक रह सकता है। लेकिन यदि अन्य सूचना से मुख्य सूचना आयुक्त बनता है तो दोनों का कार्यकाल मिलाकर 5 वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकता। अब यहां पर देखते हैं प्रथम मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त जो थे अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्ला थे। जनता जवाब मांग सकती है, किस रूप में मांग सकती है? जनता जवाब मांग सकती है पत्र में, मेल में, रिकॉर्डिंग में, अभिलेख में। जनता किसी भी रूप में अपना जवाब मांग सकती है। सूचना देने हेतु जन सूचना अधिकारी अर्थात PIO यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अब ये पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन है? जनता जब सूचना मांगेगी तो जनता के लिए सूचना देने के लिए एक नियुक्त व्यक्ति है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ये जो ऑफिसर है जन सूचना अधिकारी, ये 30 दिन के अंदर जानकारी देगा। यदि ये 30 दिन के अंदर जानकारी नहीं देता अर्थात 30 दिन के बाद जानकारी देता है तो ये जो फीस ली गई है, इसमें जो फीस है RTI के तहत जो फीस है 10 रुपये, कितना? 10 रुपये फीस रखी गई है। जब ये 30 दिन के बाद जानकारी देता है तो ये फीस वापस करनी होगी। और यदि PIO कोई जानकारी नहीं देता, जानकारी देने में भ्रमित करता है, तथ्यों को छिपाता है, फाड़ते हैं, तो ऐसी कोई सा भी कृत्य करने पर इनके विरुद्ध अपील की जा सकती है। किससे अपील की जाएगी? प्रथम शीर्षीय अपीली अधिकारी से। अब इनके विरुद्ध जुर्माना क्या रखा गया है? इनके विरुद्ध जुर्माना रखा गया है 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 से अधिक नहीं हो सकता। अब आती है बात एक कि इंफॉर्मेशन 30 दिन के अंदर दी जा सकती है, लेकिन कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी है, सूचना भी है जो 30 दिन के बाद और 30 दिन से कम समय में भी दी जा सकती है। जैसे जीवन मृत्यु से संबंधित कोई प्रश्न पूछता है तो 48 घंटे के अंदर सूचना देनी होगी। और यदि मानव अधिकार से संबंधित कोई प्रश्न पूछता है तो 45 दिन के अंदर सीमा निश्चित की गई, 45 दिन के अंदर सूचना देना होगी। अब ये सूचना दे दी, अब क्या रहेगा? प्रथम अपीलीय और द्वितीय अपीलीय क्या है? जब सूचना दे दी और ये देने में असमर्थ भी हैं, समझ रहे हो मेरी बात को? यहां पर सूचना देने में हमने RTI लगाया और ये सूचना देने में असमर्थ हो रहे हैं या दे ही नहीं रहे। देने में असमर्थ और ना देने का एक फर्क समझो। जब सूचना दी जाती है तो 30 दिन के अंदर दी जाएगी, और यदि सूचना नहीं दी जा रही तो उसका कारण बताना होगा कि आखिर सूचना क्यों नहीं दी जा रही, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट है जहां पर सूचना नहीं भी दी जा सकती। और जो जन सामान्य सूचना देना होती है फिर भी सूचना नहीं दी जा रही तो इसके विरोध एक अपील की जा सकती है। प्रथम अपील है 30 दिन के अंदर और द्वितीय अपील है 90 दिन के अंदर। 30 दिन और 90 दिन क्या है? हमने जनवरी, ये मानो हमने 1 मार्च को हमने अपील की और 30 मार्च तक यदि हमको जानकारी नहीं मिली तो हम 30 मार्च तक यदि हमको जानकारी नहीं मिली, अगले 30 दिन के अंदर हम अपील कर सकते हैं। अपील प्रथम अपील ही हो गई यहां पर अगले 30 दिन के अंदर। अब द्वितीय अपील क्या है? अब यहां पर हमने अपील कर दी, अब अगले ये 30 दिन तक हम इंतजार करेंगे कि ये सूचना हमको अपील के द्वारा मिल रही है या नहीं मिल रही। यदि फिर भी अपील नहीं मिलती तो ये 30 दिन के बाद की 90 दिन का समय, समझ रहे हो आप, कि 90 दिन के अंदर हम द्वितीय अपील कर सकते हैं।
अब यदि हमारे पास प्रथम अपील और द्वितीय अपील कि उपाय समाप्त हो जाएं, तब हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट की शरण ले सकते हैं। अब क्या रहता है कि कुछ ऐसी भी इंफॉर्मेशन है जिसके तहत सूचना नहीं दी जा सकती, जैसे देश की एकता अखंडता से संबंधित प्रश्नों, विदेश नीति से संबंधित प्रश्नों, निजी संस्थान से जानकारी मांगना, यानी मतलब आरटीआई के तहत निजी संस्थान जितनी भी प्राइवेट सेक्टर हैं उनको अलग रखा गया। हम आरटीआई के तहत प्राइवेट सेक्टर से इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते। अर्धसैनिक बलों पर लागू नहीं होता, जैसे एनआईए, बीएसएफ, सीआईएसएफ। खुफिया संस्थाओं पर लागू नहीं होता, जैसे रॉ, सीबीआई, आईबी। कुछ ऐसी संस्थाएं ईडी, इसरो, डीआरडीओ पर भी लागू नहीं होता। अब ये किस सेक्शन में लागू नहीं है, अर्थात किस धारा में लागू नहीं होता, ये सभी हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है ये सभी धाराओं में दिया है, बशर्ते मैंने ये धारा इनको अलग करके इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसको समझाया है। इससे ही ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। इस अधिनियम की धाराएं 1% चांस रहता है पूछने का। हम आज इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझें, अगली वीडियो में हम इसके सेक्शन को समझेंगे। धन्यवाद।